नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नो IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके सब्जेक्ट का नाम है BSOG 171, जिसका शीर्षक है भारतीय समाज, छवियां और वास्तविकताएं। जैसा कि शीर्षक में दिया हुआ है भारतीय समाज, छवियां और वास्तविकताएं, तो शीर्षक को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि इस सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट के सभी अध्याय में, सभी यूनिट में हम भारतीय समाज की बात करेंगे, उनके परंपरा संस्कृति की बात करेंगे, छवियों की बात करेंगे और वास्तविकताओं की बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहला जो हमारा यूनिट 1 है उसका शीर्षक है सभ्यता और संस्कृति। यानी इस अध्याय में हम भारत के सभ्यता की बात करेंगे, उसकी संस्कृति की बात करेंगे। दोस्तों, ये अध्याय और ये चैप्टर और ये सब्जेक्ट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसे पढ़ने से आप एग्ज़ाम में तो पास करेंगे ही, साथ ही साथ इसमें ये जो अध्याय है, इस अध्याय में परिवार के बारे में, रिश्तों के बारे में, नातों के बारे में, अपने भारत देश के सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, सभी चीज़ों के बारे में बात की गई है। यानी ये जो अध्याय है आपका, ये सामाजिक दृष्टिकोण से, यह सब्जेक्ट आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा यह टॉपिक। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चले कि अगर आपको असाइनमेंट चाहिए या नोट्स चाहिए तो इग्नो IQ हिंदी यूट्यूब चैनल में असाइनमेंट और नोट्स अवेलेबल हैं। जो आपका असाइनमेंट है वो हम 2 फॉर्मेट में आपको डिलीवर करते हैं। पहला है PDF, जो काफ़ी सस्ते दामों पर अवेलेबल है, और दूसरा है हैंड रिटन। PDF आपको जो है वो तुरंत आपके WhatsApp पर भेज दिया जाएगा, और जो आपका हैंड रिटन असाइनमेंट है वो आपके घर तक बाय पोस्ट हमारे द्वारा भेज दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं भारत की सभ्यता और संस्कृति का ये नया अध्याय। आपका सबसे पहला जो पॉइंट है वो है भारतीय सभ्यता को पढ़ने के दृष्टिकोण। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम भारत के बारे में कुछ बात करेंगे। देखिए, आपके मस्तिष्क में जब भी भारत देश का नाम आता है तो सबसे पहले आप ये सोचते हैं, और आपके मस्तिष्क में आता ही है, ठीक है, कि भारत संस्कृति का देश है, भारत परंपराओं का देश है। आज भी हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, वो हमारी विरासत है, उसे हम आज भी मानते आए हैं। आज भी हमारे त्योहारों में हमारी संस्कृतियाँ दिखती है, हमारी परंपराएं दिखते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों का जन्म हुआ। भगवान श्री राम जी का जन्म, श्री कृष्ण जी का जन्म, भगवान बुद्ध से लेकर महावीर जैन और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी यहीं पे हुआ। विश्व के बहुत सारे धर्मों का जो उत्पत्ति हुआ, उत्थान हुआ, वो यहीं से हुआ। सिख धर्म की बात करें तो उसका भी उत्पत्ति भारत की पवित्र पावन भूमि से हुई है। बौद्ध धर्म की बात करें तो भगवान बुद्ध ने भी यही सी धरती पर जन्म लिया था। बात करें महावीर जैन की तो महावीर जैन भी दोस्तों भारत यही थे। यानी 3 धर्मों की बात करें तो ये 3 धर्मों का जो उत्थान है, उत्पत्ति है, वो यहीं से हुआ है। अब बात करें भारत के उस विरासत की जिसके बिना तो आप भारत देश की कल्पना तक नहीं कर सकते, वह है सनातन, वह है हिंदू। यानी भारत की जो परंपरा है, भारत का जो संस्कृति है, वो सनातन संस्कृति है। यानी चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो और बौद्ध हो, वो सभी हिंदू कहलाते हैं। हिंदू कहलाने का तात्पर्य किसी धर्म विशेष से नहीं है। हिंदू कहलाने का तात्पर्य है जो सिंधु नदी के इस पार रहते हैं, उन्हें हम हिंदू कहते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्मों के लोग आपस में मिलकर रहते हैं। जब ईद का त्यौहार आता है तो हिंदू भी उतने खुशी से सेवई खाते हैं जितनी खुशी से एक मुसलमान होली में रंग लगाता है, गुलाल लगाता है। हम दिवाली में एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भाषाई भेदभाव के, बिना किसी पोशाक के भेदभाव के हम एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही थाली पे खाना खाते हैं। तो सोचिए हमें क्या मिला। भारत ही एक ऐसा देश है जो क्षेत्रीयता की बात करें, भौगोलिक दृष्टिकोण की बात करें तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे ऊंचे हिमालय पर्वत भी है और थार का रेगिस्तान भी।
जहाँ पे दक्कन का पठार है और हिंद महासागर भी। तो दोस्तों चारों ओर से भारत दोस्तों विरासत से घिरा हुआ है और इस अध्याय में और इस सब्जेक्ट में हम भारत के इन्हीं सभ्यता, संस्कृति और विरासत की बात करेंगे। सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे आप हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से जानते हैं, वो भी भारत के क्षेत्र में ही पड़ता था। तो आपका जो टॉपिक है वो है भारतीय सभ्यता को पढ़ने के दृष्टिकोण। देखिए सभ्यता को के शब्द को अगर देखें तो सभ्यता लैटिन शब्द सिविस से निकला है, जिसका मतलब है नागरिक या शहरवासी। इस तरह सभ्यता के वर्णन से ही जटिलता का रूप प्रकट है। शब्द का मतलब कुछ कृषि कार्य, व्यापार, कुछ नियोजित निवास स्थान, अनेक संस्कृति, कला, धर्म और कुछ प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना माना गया है। यहाँ पे हम बात करेंगे भारतीय सभ्यता को हम किस नज़रिए से पढ़ें। आइए देखते हैं। सबसे पहला है सूचीपत्र दृष्टिकोण, उसके बाद है सांस्कृतिक मूल तत्व दृष्टिकोण, उसके बाद की बात करें तो सांस्कृतिक संचार का दृष्टिकोण, और आखिर में है भारत को एक प्रकार के रूप में देखना। सबसे पहला है लक्षणों का सूचीपत्र बनाना। देखिए सूचीपत्र बनाने का यहाँ तात्पर्य है कि देखिए भारत जो है वो भिन्नताओं का देश है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग पंथ के लोग रहते हैं। तो उनका एक सूची बनाना, क्योंकि देखिए जो मुस्लिम है उनका जो नियम है, कानून है, अलग है। हिंदू की बात करें तो उनका नियम और कानून अलग है, सिख का अलग है, बौद्धों का अलग है, जैनों का अलग है, पारसियों का अलग है, यहूदियों का अलग है। सभी का, सभी के धर्मों का, सभी की भाषाओं की, सभी के पहनावे की, रंग की, रूप की, जाति की, पंथ की अलग अलग सूची है। तो यहाँ पे यानी सूची पत्र बनाना, यानी भारत को जानने से पहले, भारत की सभ्यता को जानने से पहले आपको एक सूची पत्र तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पे जो विदेशों की तरह यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं, सभी लोग एक ही कपड़े पहनते हैं, सभी लोग एक ही धर्म के हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग पंथ के, धर्म के लोग हैं। तो आपको एक सूची पत्र बनाने की आवश्यकता पड़ेगी अगर आप इस देश को जानना चाहते हैं, अगर आप इस देश की सभ्यता और संस्कृति को जानना चाहते हैं। उसके बाद है सांस्कृतिक सार का अध्ययन। देखिए किसी भी देश का अगर आपको अध्ययन करना हो, किसी भी देश के बारे में अगर आपको जानना हो, तो सबसे पहले आपको उस देश की संस्कृति के बारे में जानना होगा। सांस्कृतिक जो दृष्टिकोण होता है, यानी किसी भी देश का जो संस्कृति होता है, वो उस देश की रीढ़ की हड्डी होती है। इसीलिए जो है बड़े बड़े इतिहासकारों ने कहा है कि पहले जब हमारे इस भारत देश पे मुगल आक्रांता आए, ठीक है, अरबों के जो इस्लाम मुसलमान थे, अरबों के जो आक्रांता थे, ठीक है, लुटेरे थे, वे भारत आए, अंग्रेज भारत आए, पुर्तगाली भारत आए, डच भारत आए और फ्रेंच लोग भारत आए। तो सबसे पहले उन्होंने ये कोशिश किया कि कैसे हम इस देश की संस्कृति को तबाह करें, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब तक हम इस देश के संस्कृति को नष्ट नहीं कर देते, इस भारत देश को हम गुलाम नहीं बना सकते। तो सबसे पहला प्रहार अंग्रेजों ने और मुगलों ने हमारे संस्कृति पर किया। यानी अगर सांस्कृतिक दृष्टिकोण की बात करें तो किसी भी देश का संस्कृति उस देश की विरासत होती है, उस देश की रीढ़ की हड्डी होती है। यानी अगर आप किसी देश की संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो संस्कृति के अध्ययन के फलस्वरूप आप ये जान पाएंगे कि वो देश आखिर में किसकी बात करता है, उस देश की आत्मीयता क्या है। भारत की संस्कृति की बात करें तो जो हमारी संस्कृति है वो काफ़ी प्राचीन है। भारत की संस्कृति सनातन संस्कृति है। आज भी हम सुबह उठकर अपने बड़ों को नमस्कार करते हैं, अपने बड़ों के पैर छूकर प्रणाम करते हैं। आज भी त्योहारों में भी हम अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारी परंपराएं हैं। हमारी परंपरा यही है कि हम यहाँ पे नारियों को पूजने की बात करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, वेदों में ये कहा गया है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी जहाँ नारियों की बात होती है वहाँ पे देवता निवास करते हैं। लेकिन अब आगे बात करें सांस्कृतिक संचार का अध्ययन की। देखिए सांस्कृतिक संचार का मतलब होता है कि जो आपकी संस्कृति है उस संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, या एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान में जाना। यानी आपका जो सभ्यता है या आपका जो संस्कृति है वो क्या होता है,
विभिन्न स्तर पर हस्तांतरित और संचारित होते हैं। चलिए अब आगे हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पर, वो है कि भारतीय संस्कृति का एक किस्म के रूप में वर्णन करना। जब भी हम भारत की बात करते हैं एक किस्म के रूप में, तो कहीं ना कहीं हम भारत की तुलना करते हैं उन सभी अलग देशों से जो भारत से भिन्न संस्कृति के हैं। जब भी हम भारत की संस्कृति का एक किस्म के रूप में वर्णन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारी संस्कृति काफ़ी अलग है। क्यों अलग है? आप अरब कंट्री जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ मुसलमान मिलेंगे, आप यूरोप जाएंगे तो आपको सिर्फ वहाँ पे ईसाई मिलेंगे, लेकिन जब आप भारत आएंगे तो आपको यहाँ हिंदू मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे, सिख मिलेंगे, सब मिलेंगे। और सभी धर्मों के लोगों को, सभी धर्मों के मौलवी, मौलाना, पुजारियों, पादरियों को भारत जैसे जो है वो सांस्कृतिक देश में अपने धर्म का प्रसार करने का अधिकार है। अब बात करते हैं भारत के भूगोल को समझना। देखिए भारत का भूगोल यानी भूगोल, पृथ्वी गोल यानी भारत के क्षेत्रीयता को समझना, भौगोलिक क्षेत्र को समझना। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में महासागर। ठीक है, बात करें राजस्थान की तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रेगिस्तान में थार का मरुस्थल। और बात करें भारत के पूर्व की तो वहाँ पे जो क्या है? बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। यानी एक तरफ हिमालय, एक तरफ क्या? हिंद महासागर, दूसरी तरफ बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े झरनाएँ, और एक तरफ क्या है? थार का मरुस्थल। तो भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण को भारत को देखें तो भारत कई भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। यहाँ के मौसम की बात करें तो यहाँ के मौसम क्या है? मानसूनी मौसम है। यही मानसूनी मौसम आपको विश्व के किसी भी देश में नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पे ठंडी भी मिलेगी, गर्म भी मिलेगा, आपको यहाँ पे बरसात भी खूब मिलती है। और बसंत ऋतु की बात ही क्या करना दोस्तों, सारे पेड़ पौधे में फूल खिल जाते हैं, नई नई पत्तियाँ उग जाते हैं। यानी भौगोलिक दृष्टिकोण से भी भारत एक दोस्तों क्या है? बहुत ही विरासत भारत को मिली है। अगर बात करें भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को बांटने की तो कोहन नाम के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने इसको 3 क्षेत्रों की सूची बनाई है जिसमें भारत को मुख्य रूप से विभाजित किया जा सकता है। वह है 12मासी केंद्रीय क्षेत्र, दूसरा है मार्ग क्षेत्र और तीसरा है एकांत सापेक्ष क्षेत्र। अब बारी बारी से हम तीनों को देखेंगे। सबसे पहला है 12मासी केंद्रीय क्षेत्र। 12मासी क्षेत्र उपजाऊ नदियों का घाटी, समतल और डेल्टा है। ऐतिहासिक रूप से यह सब मानव जाति का निवास स्थान, उच्च जनसंख्या घनत्व, राजनीतिक क्रियाकलापों और स्थिर राज्य पद्धति से है। ऐतिहासिक रूप की बात करें तो उत्तर भारत में पेशावर के आसपास नदी के बहाव और समतल क्षेत्र पहले केंद्रीय क्षेत्र के रूप में उद्धृत हुआ। देखिए केंद्रीय क्षेत्र यानी फिर 12मासी क्षेत्र का मतलब वो होता है वैसा क्षेत्र जहाँ पे जो है लोग 12 मास 365 दिन अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये क्षेत्र कौन सा होता है? ये वो क्षेत्र होता है जहाँ पे प्राकृतिक रूप से सभी चीज़ें जो है वो उपलब्ध होती है। यानी आपके पास पीने को पानी भी है और सिंचाई करने के लिए क्या है? आपके पास ज़मीन भी है। यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे नदी है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे आप फसल का उत्पादन करते हैं, ऐसा क्षेत्र जो मैदान हो, क्योंकि मैदान में ही लोग निवास करते हैं। आप पहाड़ के ऊपर निवास नहीं कर सकते, आप समतल भूमि पर निवास करते हैं। यानी वैसा क्षेत्र जहाँ पे नदी हो, जहाँ पे खेती करने के लिए समतल जमीन हो, वैसे क्षेत्र 12मासी क्षेत्र कहलाते हैं। और ये जो 12मासी क्षेत्र है, ठीक है, यहीं पर सबसे अधिक लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। इन क्षेत्रों में पांचाल, कुरुक्षेत्र की जब हम बात करते हैं, महाभारत काल की बात करते हैं तो गांधार, पांचाल, कनौज, पानीपत, दिल्ली, आगरा शहर है जिनका सुनहरा राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अतीत है। दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और मैसूर आंध्र तेलुगु बोलने वाले लोगों का क्षेत्र है। यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पर भी क्या है? समतल जमीन है, यहाँ पर नदियाँ हैं, यहाँ पर क्या है? फसलें होती है। तो ये क्षेत्र भी दोस्तों 12मासी क्षेत्र है। अब बात करेंगे मार्ग क्षेत्र की। मार्ग क्षेत्र यानी रास्ता वाला क्षेत्र। तो इससे क्या संबंधित होता है? इससे होता है कि वैसा क्षेत्र जहाँ पे कोई रास्ता हो, वैसा क्षेत्र जो आपको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ता हो, उसे कहते हैं मार्ग क्षेत्र। मालवा, आज का मालवा मार्ग क्षेत्र का अनूठा उदाहरण है। यह उत्तर भारत को दक्षिण तट और दक्कन से जोड़ता है। यह आक्रमणकारियों और व्यापारियों को एक रास्ता देता है ताकि वो आकर्षण
केंद्रीय क्षेत्र में पहुंचे, यानी केंद्रीय जो बारहमासी केंद्रीय क्षेत्र है वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए, मार्ग क्षेत्र। यानी भारत में जितने भी आक्रमणकारी हुए हैं, जितने भी व्यवसायी हुए हैं जो बाहर से व्यापार करने भारत आए हैं, उन्होंने मार्ग क्षेत्र का उपयोग किस लिए किया, केंद्रीय क्षेत्र तक पहुंचने के लिए किया। अब देखिए केंद्रीय क्षेत्र में आक्रमणकारी या व्यापारी पहुंचना क्यों चाहते थे, इस बात पर गौर फरमाएं। देखिए ये जो आक्रमणकारी हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है, बाजार पर कब्जा करना, लूट करना, लोगों को लूटना। तो लोगों को वे कहाँ लूटेंगे, जहाँ पे लोगों की आबादी काफ़ी घनी होगी वहीं पर जाकर वो आक्रमण करते थे। बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारियों को भी जो है वो 12 जगह पर जाना पड़ता था अपना माल बेचने के लिए या फिर व्यापार करने के लिए या अपना माल खरीदने के लिए। तो वो क्या करते थे, इस मार्ग क्षेत्र का उपयोग करते थे कहाँ तक पहुँचने के लिए, 12 केंद्रीय क्षेत्र तक पहुँचने के लिए। आगे हम बात करेंगे सापेक्ष एकांत क्षेत्र की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सापेक्ष एकांत क्षेत्र मतलब वैसा क्षेत्र जो एकांत हो, जहाँ पे लोगों का निवास काफ़ी कम हो, यानी यह ठीक ठीक जो है वो 12 केंद्रीय क्षेत्र से ठीक क्या होता है, विपरीत होता है, ऑपोजिट होता है। एकांत क्षेत्र यानी सापेक्ष एकांत क्षेत्र में लोगों की जनसंख्या काफ़ी कम होती है। सापेक्ष एकांत क्षेत्र मानव के निवास के लिए अपेक्षाकृत अगम्य और भौगोलिक रूप से काफ़ी कम सहायक क्षेत्र होता है, यानी यहाँ पे आप रह नहीं सकते, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह वैसा क्षेत्र होता है जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन काफ़ी कम होते हैं, जहाँ पे आप सड़कें नहीं बना सकते, जहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते, जहाँ पे कोई नदियाँ नहीं है, और जहाँ पे नदी नहीं है और समतल जमीन नहीं है, वैसे क्षेत्र में रह पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और ये जो एकांत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, यहाँ पे न तो समतल जमीन है और न ही नदियाँ हैं। उदाहरण की बात करें तो लद्दाख की बर्फीली मरुभूमि जो ऊंचाई पर स्थित है होने के कारण बाकी से पृथक है। आगे अगर हम और बात करें तो उत्तरी वृत्तखंड का क्षेत्र जहाँ पे बलूचिस्तान और अफगानिस्तान है, यानी अफगानिस्तान में क्या है, काफ़ी पहाड़ है। बात करें गिलगिट और जम्मू कश्मीर की बात की तो वहाँ भी काफ़ी पहाड़ है। हिमालय के आसपास का क्षेत्र नेपाल, भूटान, सिक्किम जो है यहाँ पे सिंचाई नहीं कर सकते, यहाँ पे नदियाँ नहीं है, यहाँ पे आप सड़कें नहीं बना सकते। उत्तर पूर्व की पहाड़ी की बात करें या मारवाड़ उत्तर पश्चिम का बात करें तो ये सभी जगहें जो है वो सापेक्ष एकांत क्षेत्र में आती है। आगे हम बात करेंगे भारत को संरचनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखना, यानी भारत को जो है वो आप संरचनात्मक दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संरचनात्मक दृष्टिकोण की। देखिए जब भी बात संरचना की आती है तो आती है कि कहाँ पर क्या है। जब हम अपने शरीर की संरचना की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारा सर है सबसे ऊपर है, फिर आँख है, हमारा पैर सबसे नीचे है, ठीक है। तो यह हो गया शरीर की संरचना यानी बनावट। तो भारत की बनावट क्या है? जब भी आप भारत के मैप को, मानचित्र को देखते हैं तो आपको सबसे ऊपर में क्या दिखता है? हिमालय, यानी जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम का जो भाग है वो हिमालय के क्षेत्र में आता है। अगर आप उसके थोड़े नीचे आते हैं तो आपको उत्तर भारत का मैदान दिखाई मिलता है। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो आपको राजस्थान में क्या दिखाई पड़ता है? थार का मरुस्थल। इधर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की तरफ आते हैं तो आपको बंगाल की खाड़ी यानी आपको समुद्र और तटीय भाग जो है भारत का तटीय मैदान यानी समुद्र के बगल का मैदान दिखाई देता है। अगर आप महाराष्ट्र की तरफ आएंगे तो आपको दिखेगा दक्कन का पठार, मालवा का पठार, सतपुरा श्रेणी मध्य प्रदेश के रीजन में है। उसके नीचे फिर अगर आप केरल, गोवा में आएंगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा? समुद्र मिल जाएगा जो अरब सागर है। उसके नीचे और आएंगे तो आपको भारत के कई सारे द्वीप मिलेंगे, लक्षद्वीप मिल जाएंगे आपको। और नीचे इधर आएंगे तो आपको भारत के नीचे श्रीलंका मिलेगा, अंडमान निकोबार मिलेगा। तो ये हो गया भारत की क्या? संरचनात्मक दृष्टिकोण, यानी भारत को हम संरचना के आधार पर देखते हैं। अगर आप जाएंगे उत्तर भारत में तो आपको उत्तराखंड में, हिमाचल में बड़े बड़े पहाड़ियाँ मिलेंगी। आप जाएंगे जम्मू कश्मीर तो पहाड़ है, सिक्किम में पहाड़ है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पहाड़ है, मेघालय में पहाड़ है। बात करें झारखंड की तो झारखंड खनिजों से परिपूर्ण है, मध्य प्रदेश खनिजों से परिपूर्ण है। और ये जो रीजन है किसका? पंजाब का, झारखंड का, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी समतल भूमि का क्षेत्र है और सिंचाई सबसे अधिक यहीं पर होती है।
अब हम बात करेंगे सांस्कृतिक दृष्टिकोण की। देखिए सांस्कृतिक दृष्टिकोण की जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे धर्म की। देखिए भारत एक ऐसा देश है, हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया है, जहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जहाँ पे हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ठीक है, पारसी, यहूदी, सब मिलकर रहते हैं। हम बात करेंगे भाषा की तो संविधान ने जो है वो 22 भाषाओं को अपना आधिकारिक भाषा के रूप में चुना है। यानी आप जिस भी स्टेट में जाएंगे उस स्टेट का, उस राज्य का अपना खुद का एक अलग भाषा है। आप जाएंगे जो है वो महाराष्ट्र तो लोग वहाँ पे मराठी बोलते हुए आपको दिखेंगे। आप जाएंगे गुजरात तो वहाँ गुजराती, राजस्थान में भी कुछ कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ कुछ वहाँ के क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। आप जाएंगे साउथ इंडियन तो आपको वहाँ पे जो है वो मिलेगा मलयालम मिलेगा, कन्नड़ मिलेगा, तेलुगु मिलेगा। आप जाएंगे पश्चिम बंगाल तो वहाँ पे बांग्ला भाषा, और आप जाएंगे उड़ीसा तो वहाँ पे उड़िया भाषा बोला जाएगा। और आप जाएंगे उत्तर पूर्व की भारत तो वहाँ पे उन लोगों का अपना खुद का एक क्या है, अलग भाषा है। यानी जो है सांस्कृतिक दृष्टिकोण में वो भाषा भी आ जाएगा। हम बात करेंगे सांस्कृतिक दृष्टिकोण में अब वेशभूषा की। तो वेशभूषा की जब हम बात करेंगे तो बंगाल जाएंगे तो बंगाल में धोती कुर्ता पजामा, औरतों की बात करें, महिलाओं की बात करें तो साड़ी, ठीक है। आप जाएंगे गुजरात तो वहाँ का वेशभूषा अलग है। आप जाएंगे राजस्थान तो वहाँ का वेशभूषा अलग है, वहाँ के लोग अधिकतर पगड़ी पहनते हैं। आप जाएंगे हिमाचल तो आपको वहाँ पे हिमाचली टोपी या उत्तराखंडी टोपी देखने को मिलेगा। आप जाएंगे जम्मू कश्मीर तो वहाँ पे बड़े बड़े जो है वो शॉल उड़े हुए आपको लोग मिलेंगे। आप जाएंगे साउथ इंडिया तो आपको वहाँ पे एक तरफा धोती हुआ पहना हुआ आपको लोग मिलेंगे, और औरतें साड़ी पहनी हुई मिलेंगी, माथे पे बिंदी लगा के। यानी भाषा के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, धर्म के आधार पर अलग अलग जो है भारत की क्या है, संस्कृति है। भारत की संस्कृति की आगे अगर हम बात करेंगे तो फिर आपको मिलेंगे अलग अलग जाति के लोग। यानी कोई शूद्र है, कोई इस जाति का है, कोई ब्राह्मण है, सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो ये हो गया भारत का सांस्कृतिक दृष्टिकोण। आप बात करेंगे आगे और सांस्कृतिक दृष्टिकोण की तो भारत में आपको बड़े पुराने पुराने मंदिर मिलेंगे। पुरी जाएंगे आपको वहाँ पे जगन्नाथ जी का मंदिर मिलेगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर मिलेगा। आप जाएंगे महाराष्ट्र औरंगाबाद तो आपको वहाँ पे अजंता एलोरा की गुफाएं मिलेंगी, ठीक है। यानी आप जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे संस्कृति कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे भारतीय सभ्यता के एकता पर विमर्श। देखिए भारतीय सभ्यता को एकता क्यों कहा गया है? एकता इसलिए है ना क्योंकि सभी धर्मों के लोग, सभी भाषा के लोग, हम लोग सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। भारत में कई आक्रांता आए, अंग्रेज आए, कई आक्रमणकारी आए, सभी ने इस देश को तोड़ने का प्रयास किया, इस देश की संस्कृति को नष्ट करने, खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन सभी विफल रहे। और उनकी इस विफलता का एकमात्र कारण है हमारी एकता। जब दोस्तों इसी के साथ आपका यह चैप्टर होता है ख़त्म। इस चैप्टर का नाम था सभ्यता और संस्कृति। इसे हमने काफ़ी बारीकी से, काफ़ी अच्छे से पढ़ा। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और याद रखिए जब भी आप पढ़ें या एग्ज़ाम में लिखें अपने शब्दों में लिखें, उदाहरण के साथ लिखें। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।